नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नेट हिंदी साहित्य की तैयारी करते हैं। देखिए, जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिससे सबसे ज़्यादा जो है प्रश्न आने की संभावना बनती है। तो देखिए, आज हिंदी साहित्य के यूनिट 5 से मैं आज एक कविता को लेकर आया हूं जो कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है और इस कविता का नाम है प्रथम रश्मि। तो देखिए, आज हम सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कुछ रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे और प्रथम रश्मि जो रचना है उसको भी देखेंगे। तो देखिए, बहुत ही शॉर्ट तरीके में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जिससे हमारा जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वे सारे के सारे सॉल्व हो सके। तो चलिए, पहले थोड़ा जीवन परिचय देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत का और किस प्रकार की रचनाएं उन्होंने लिखी है। उसके बाद हम प्रथम रश्मि रचना को भी पढ़ेंगे। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। आपको पता होगा कि छायावाद के 4 स्तंभ हैं जिसमें से सुमित्रा नंदन पंत भी एक माने जाते हैं। उन्हें सौंदर्य के अप्रतिम कवि और प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी माना जाता है। तो ये प्रश्न भी बनता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यक्तित्व थे और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। क्या आप जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत ने मात्र 7 वर्ष की अल्प आयु में ही काव्य रचनाएं करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी काव्य धारा में अनुपम रचनाएं की, जिसमें वीणा, पल्लव, चितंबरा, युगांत और स्वर्णधूलि प्रमुख मानी जाती हैं। तो ये जो 4 रचनाओं के नाम मैंने पढ़े, ये इनके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि हर एग्जाम में, ज़्यादातर एग्जाम में इनसे ही पूछा जाता है। वहीं देखिए, सुमित्रा नंदन पंत ने अपना संपूर्ण जीवन लेखन कार्य को ही समर्पित कर दिया था। हिंदी साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे विशेष सम्मानों से नवाजा गया है। बता दें कि भारत में जब टेलीविज़न प्रसारण शुरू हुआ तो उसका भारतीय नामकरण, जो दूरदर्शन आप सुनते हैं, चैनल का नाम है, सबसे पुराना और पहला जो चैनल है भारत का वह है दूरदर्शन, उसका जो नामकरण है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा ही किया गया है। तो देखिए, एक फैक्ट आपको और जनरल नॉलेज का जानने को मिला कि जो दूरदर्शन है उसका जो नामकरण है सुमित्रा नंदन पंत ने ही किया है। आइए अब हम सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में देखें। तो देखिए, उनका नाम क्या है। उनका नाम आपको पता है कि सुमित्रा नंदन पंत है। अन्य नाम और उपनाम या कह सकते हैं तो गुसाई दत्त है। जन्म उनका 20 मई 1900 को हुआ था। तो देखिए, मिलान में बहुत बार प्रश्न आता है कि कौन से रचनाकार का जन्म कब हुआ था, तो 1920 मई को हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए। जन्म स्थान उनका जो है कौसानी, उत्तराखंड के रहने वाले थे और इसीलिए प्रकृति से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि उत्तराखंड का जो प्रकृति है आपको पता ही होगा, वहाँ की जो प्रकृति है कितनी सुंदर है। पेशा अध्यापक थे और लेखक और कवि, ये तीनों ही रूप में हम उनको जानते हैं। भाषा उन्होंने हिंदी चुनी। काव्य युग छायावाद छायावाद के कवि थे और 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है माने जाते हैं। और मुख्य काव्य रचनाएं देखी जाए तो वीणा है, पल्लव है, चिदंबरा, युगवाणी, युगपथ, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद आदि। तो देखिए, बूढ़ा चांद जो रचना है सुमित्रा नंदन पंत की है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो रचना है किसकी है, मुक्तिबोध की तो नहीं है। तो बूढ़ा चांद जो रचना है सुमित्रा नंदन पंत की है। अगर उपन्यास हम इनका देखें तो हार 1960 ईस्वी में लिखा गया हार उपन्यास है। सम्मान आपने देख ही लिए कि इनको पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि से सम्मानित किए जा चुके हैं। इनका जो निधन है, जान लीजिए कि 28 दिसंबर 1977 को हुआ था। 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। वहीं देखिए, प्रथम रश्मि जो रचना है उसमें बात क्या की गई है। कविता है आपको पता होगा, लेकिन इस कविता में बात क्या है देखिए। प्रथम रश्मि कविता 1919 में लिखी गई थी। यह कविता वीणा
1927 ईस्वी काव्य संग्रह में संग्रहित है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट, 1919 में ये जो रचना है प्रकाशित हुई है, लिखी गई है, और 1927 में कौन से वीणा काव्य संग्रह में इसका संकलन हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं देखिए प्रथम रश्मि कविता में कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक बदलाव का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। प्रथम रश्मि के आने से पहले जैसे पूरा विश्व स्तब्ध था, जड़ चेतन सब एकाकार थे, एक जैसे थे, विश्व में जैसे शून्याकाश था, उसमें सिर्फ सांसों का आना जाना था, लेकिन अब चेतना जाग गई है। कवि इस परिवर्तन को कौतूहल से देखता है। कवि को आश्चर्य होता है कि चिड़िया को सूर्य के आने का पता कैसे चल जाता है। कवि जिज्ञासु बनकर उनसे प्रश्न करता है। तो देखिए ये मतलब सूर्य की पहली किरण जब धरती पे आती है तो उससे जो मूवमेंट शुरू होती है, उन किरणों के आने के बाद जो हमारे प्रकृति में चेंजेस आती है, उन सभी चीज़ों को बड़े ही सुंदर तरीके से और जितने भी मतलब क्रिएटिव तरीके से हो सकता है, सुमित्रा नंदन पंत ने हमें बताने की कोशिश की है और अपनी काव्य रचना में यही बताने की कोशिश की है। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। तो देखिए कविता को पढ़ लेना चाहिए एक बार जरूर से, क्योंकि कविता की पंक्तियां पूछ ली जाती हैं और मिलान में आ जाता है। कभी कभी कविता की पंक्तियां दे दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा कि कौन से रचनाकार की है, तो कविता को एक बार पढ़ना जरूरी है। तो देखिए प्रथम रश्मि कविता जो है, प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना। तो देखिए इसमें पूछता है कि जो प्रथम रश्मि है उसको तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने वह गाना, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, उघ रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। तो देखिए ये पंक्तियां जो हैं आपको मतलब पता होनी चाहिए कि प्रथम रश्मि से है। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर कामरूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्कुराना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे, तरु के पात विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तम थे ना मंडप उताना। कूक उठी सहसा तरु वासिनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। तो देखिए यही है रचना प्रथम रश्मि, और इसमें मतलब प्रथम रश्मि कैसे आती है और मतलब उसका जो है संसार को कैसे पता लगता है, चिड़ियाँ कैसे चहचहाने लगती है, और जो मतलब एक मतलब सूर्य के आने के बाद एक जो मतलब जीवन है कैसे सुचारू रूप से फिर से चलने लगता है। तो यही सारी बातें जो है इस कविता के माध्यम से पंत जी ने बताने की कोशिश की है और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो चलिए अब हम सुमित्रा नंदन पंत की कुछ काव्य रचनाएं, उनकी कहानियां, उपन्यास, इनके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न इनसे भी बनते हैं। तो देखिए वीणा जो उनकी रचना है और काव्य रचना है 1919 की है, ग्रंथि 1920 की है, पल्लव 1926 की है और गुंजन 1932 की है, और ये सारी सारी कविताएं हैं। युगांत जो है 1900 वैसे 36 माना जाता है, लेकिन 37 यहाँ लिखा हुआ है तो आप दोनों लगा सकते हैं। युगवाणी 1938 की है और स्वर्ण किरण जो है 1947 की है और स्वर्ण धुली 1947 की है। तो ये जो रचनाएं हैं पंत की रचनाएं हैं। और देखिए उत्तरा जो है 1949 की है, युगपथ 1949 की है और चिदंबरा 1958 की है। चिदंबरा इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि इन पे इनको पुरस्कार भी दिया गया है। कला और बूढ़ा चांद 1959 की रचना है, और देखिए लोकायतन 1969 की रचना है। तो ये आपको 1964 की रचना है, और गीत हंस 1969 की रचना है। तो देखिए ये सारे के सारे इनके काव्य संग्रह हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इनको याद ही कर लेना, क्योंकि इनसे प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और देखिए इनके काव्य और प्रकाशन वर्ष, तो देखिए ये ही चीज़ें ऊपर भी हैं, ये चीज़ें द्वारा से आ गई हैं, तो इनको हम
छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने इनके कुछ काव्य ग्रंथों के बारे में भी देखा और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी जाना। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा होगा और जो प्रथम रश्मि कविता है इसको पढ़कर आपको मतलब अच्छा लगा होगा और आपको कुछ समझ में भी आया होगा कि ये जो रचना है क्यों की गई और इसके पीछे लिखने का कारण क्या है। तो देखिए, प्रकृति के मतलब सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो इन्होंने प्रकृति का जितना सुंदर वर्णन अपने काव्यों में किया है शायद ही हमें दूसरे काव्य रचनाकार में देखने को मिलता है। तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत से कोई भी प्रश्न बने तो इनसे प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा प्रकृति से संबंधित कविताओं के बनने की होती है। तो आप इनकी जितनी भी रचनाएं हैं 1 से 2 बार जरूर पढ़िए और उनकी रचनाओं के डेट और ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए। और इनका जो जन्म है 1900 में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और आपको देखिए, रिवीजन के लिए ये जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आपको टेलीग्राम पे इतना सारा हिंदी साहित्य से संबंधित कंटेंट देखने को मिलेगा कि शायद ही आपको दूसरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो देखिए, हमने इस चैनल के माध्यम से कई प्रैक्टिस सेट भी किए, कई मतलब प्रश्नों को भी सॉल्व किया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी किया है। तो हम सभी चीज़ों को करते जा रहे हैं और चीज़ों की तैयारी जो है अच्छे से चल रही है। तो देखिए, इस बार का जो हमारा JRF का सपना है वह पक्का पूरा होगा। और देखिए, JRF के लिए ये है कि कुछ समय चाहिए, 1 से 1.5 साल अगर आपने सिलेबस को अच्छे से दिया और एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ा, तसल्ली से पढ़ा, तो मतलब जो JRF है होने के चांसेस 95% 98% हो जाते हैं। और मॉक टेस्ट लगाते रहिए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको करते रहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप जो है अच्छे से मतलब एग्ज़ाम भी दे पाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कविता के साथ और कुछ नए तथ्यों के साथ। जब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए और हिंदी साहित्य और अपने इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको कौन सा कंटेंट चाहिए और किस तरह की चीज़ें आपको पढ़ना है। तो उस हिसाब से मैं आपके लिए कंटेंट बना पाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।